पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक सलाहकार कंपनी पर एक छापा और फिर एक टकराव। ये कहानी तब एक नाटकीय मोड़ ले लेती है जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच जाती हैं। ये एक ऐसे टकराव की कहानी है जिसने केंद्र और राज्य के बीच के तनाव को सबके सामने ला दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। उस एक पल से जब ये टकराव अपने चरम पर था। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं। ये बयान उन्होंने 8 जनवरी 2026 को एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में सीधे तौर पे दखल देने के बाद दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक मुख्यमंत्री को खुद एक केंद्रीय एजेंसी की रेड में दखल देना पड़ा। इस असाधारण घटना को समझने के लिए हमें उस जांच की जड़ तक जाना होगा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। तो देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। असल में ये जांच सीधे तौर पर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें एक पुराने मामले से जुड़ी थीं। इस पूरे टकराव के केंद्र में है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। ईडी भारत की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों से निपटना है। ईडी का दावा है कि उनकी ये रेड 2020 के कोयला तस्करी मामले से जुड़ी एक लंबी जांच का हिस्सा थी। उनका आरोप है कि इस मामले में अवैध पैसे का लेन देन हुआ था। तो एक तरफ कोयला घोटाले की जांच थी और दूसरी तरफ एक छापा। लेकिन सवाल यह है कि एक सामान्य सा दिखने वाला छापा 8 जनवरी की सुबह एक बड़े संवैधानिक संकट में कैसे बदल गया। चलिए उस दिन के घटनाक्रम को घंटे दर घंटे समझते हैं। सुबह 6 बजे के करीब ईडी की टीम आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर के घर पहुंचती है। कुछ घंटों बाद 10:30 बजे कोलकाता पुलिस वहां पहुंचती है और फिर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां आ जाती हैं। करीब 25 मिनट बाद वो वहां से निकलती हैं और आरोप है कि उनके हाथ में कुछ दस्तावेज, एक हार्ड ड्राइव और एक मोबाइल फोन था। और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ है ईडी का आरोप। उनका कहना है कि ये सीधा सीधा न्याय में बाधा डालने का मामला है। मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी तरीके से दखल दिया और सबूत हटा दिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का कहना है कि ये राजनीतिक जासूसी थी जो चुनाव डेटा चुराने के मकसद से की गई एक राजनीति से प्रेरित रेड थी। मुख्यमंत्री के खेमे का दावा है कि ईडी का असली निशाना उनकी पार्टी का संवेदनशील चुनावी डेटा था, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट से लेकर चुनाव की रणनीति तक शामिल थी। टीएमसी का एक और बड़ा आरोप रेड की टाइमिंग को लेकर है। उनका कहना है कि ये छापा जानबूझकर उस दिन मारा गया जो वोटर लिस्ट में सुधार को चुनौती देने का आखिरी दिन था। उनके मुताबिक ये उनके उन प्रयासों को रोकने की एक कोशिश थी जिससे वो अपने वोटरों के नाम गलत तरीके से कटने से बचा सकें। तो जब सड़कों पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ तो लड़ाई एक नए मैदान में पहुंच गई, अदालत और राजनीतिक अखाड़े में। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा जहां तीनों पक्षों ने अपनी अपनी याचिकाएं दायर कर दीं। ईडी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की तो टीएमसी ने अपने राजनीतिक डेटा के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की, और तो और प्रतीक जैन के परिवार ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही दस्तावेजों की चोरी की शिकायत दर्ज करा दी। अदालत के साथ साथ सड़कों पर भी विरोध शुरू हो गया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक लंबी रैली निकाली। तो वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो कलकत्ता में हुई इस एक घटना से हमें देश की बड़ी राजनीतिक तस्वीर के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, ये घटना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को साफ साफ दिखाती है। और पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद होगा 2019 में भी एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ को लेकर ऐसा ही एक बड़ा टकराव हुआ था। तो ये मामला अहम क्यों है? इसके 2 बड़े पहलू हैं। पहला, ये राज्य की शक्तियों पर सवाल खड़ा करता है कि क्या एक मुख्यमंत्री केंद्रीय जांच में इस तरह दखल दे सकते हैं, और दूसरा, ये केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ता है कि क्या उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। तो जैसे जैसे ये कानूनी और सियासी जंग आगे बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। आखिर एक कानूनी जांच और राजनीतिक बदले की कार्रवाई के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है?